ससुर ने और मेरे बड़े साले ने बाइक पे पीछे आके मेरे ऊपर बेसबॉल के डंडों से हमला किया। भाई का मैसेज आया हुआ था कि अपने कपड़ों में आग लगा लियो, अपनी चुन्नी में आग लगा लियो और 112 नंबर पे कॉल करियो, 100 नंबर पे मत करियो क्योंकि यूपी के अंदर 112 नंबर चलता है। और शादी के बाद से ही मुझे अननेसेसरी हर चीज़ को लेके परेशान किया जाने लगा कि अभी वो हमारे घर में आ गई हैं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, आप उसको इस घर में बसने दीजिए। हर बार बहाना बना देते थे। एक तो उनकी कंडीशन थी कि आप सिर्फ संडे को ही आइएगा, संडे के अलावा किसी दिन मत आइएगा। आप कैसे पिता हैं? आपकी बेटी 4 महीने से आपके घर पे बैठी है, इतना झगड़े को बढ़ा दिया है आप लोगों ने और मैं आपसे मिलने के लिए टाइम मांग रहा हूँ और आप टाइम नहीं दे रहे हैं। बहुत बार गया मैं उनके घर पे, हर बार यही होता था कि या तो हमें मना कर दिया जाता था कि घर पे कोई है नहीं, मीटिंग नहीं हो पाएगी, वापस चले जाइए, या घर पे अगर हमें कोई मिल गया तो वो हमारी बेइज्जती करके घर से निकाल देता था। अगर तू मुझे पहले बता देता कि घर में कैमरे लगे हैं तो मैं अपनी बहन को नहीं भेजता कि मैं 1 सितंबर 2024 को मेरी वाइफ का बर्थडे होता है, मैं उस दिन सुसाइड कर लूंगा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं साहोदर इक्वलिटी फॉर मेन पे, जहां पे हमारे साथ एक ऐसे विक्टिम है, एक ऐसे प्रताड़ित पति हैं जिनके साथ हम उनसे जुड़ के एक बार जानेंगे कि क्या हुआ, उनकी पूरी कहानी जानेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंस है, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और फरवरी 2022 में मेरी शादी हुई थी। दिल्ली में ही मेरे वाइफ़ और इन-लॉज़ रहते हैं और शादी के बाद से ही मुझे अननेसेसरी हर चीज़ को लेके परेशान किया जाने लगा। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कि आप अपनी वाइफ़ को क्यों नहीं घुमाने ले जा रहे, खाने में एक अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी जगह शॉपिंग कराओ। मैंने अपनी तरफ अच्छा से खाना उनसे पूछा नहीं, अच्छा खाना क्या होता है? अच्छा खाना मतलब कि उन पता नहीं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और मैंने क्या कमी छोड़ी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जो मेरे बजट में भी नहीं था मैंने वो भी करने की कोशिश करी। क्या काम करते थे आप? मैं नौकरी करता था पहले एक प्राइवेट कंपनी में, बट अभी मेरी जॉब भी नहीं है और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे रिश्तेदारी में कभी आस-पड़ोस में हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि इस तरीके से परेशान करा जाता है। और मैं उसको समझ रहा था कि शायद नए परिवार जुड़ा है, नहीं अभी एक-दूसरे को समझ पा रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मैं उनकी हर चीज़ को एग्री करता जा रहा था, मगर उससे नुकसान ये हुआ कि वो बिल्कुल ही मेरे ऊपर हावी होते चले गए, हर चीज़ में मेरे ऊपर हावी होते चले गए। मेरे फादर नहीं हैं, मेरे फादर की 2019 में डेथ हो गई थी। मेरे ससुर जी कहते हैं कि आपके फादर नहीं है, मैं आपके घर का बड़ा बनूँगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि आप अपने घर के बड़े बनिए। मेरे फादर अगर चले गए तो वो मुझे ज़िम्मेदारी दे के गए हैं, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे हर चीज़ अपने परिवार के हिसाब से चलनी है। कौन-कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरी मदर हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, मेरा छोटा भाई है और मेरी सिस्टर है जो शादीशुदा है, वो पंजाब में रहती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। मार्च 2024 के अंदर मेरे ससुराल वाले अचानक से आते हैं कि हम इसको ले जा रहे हैं। जब जाने का रीज़न पूछा कि क्यों लेके जा रहे हो? तो कहते हैं कि आप दोनों की बन रही है, हम दोनों को अलग रखते हैं कुछ दिन बाद हम इसको वापस भेज देंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए, खट्टी-मीठी अनबन हर हस्बैंड वाइफ में होती है, छोटी-छोटी बात को लेके टॉवल बेड पे क्यों रखा है, ये झगड़ा नहीं है। या मैं गीले पैर लेके अगर रूम के अंदर आ गया तो ये झगड़ा नहीं है, इसको हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। मगर मेरी वाइफ उनके कहने में आके उनके साथ चली गई और अ, तो उसके उन्होंने बाद आपको मेन रीज़न क्या बताया जाने का? मेन रीज़न यही बताया कि आपके छोटी-छोटी बातों को लेके झगड़े हो रहे हैं, जिसका मेरे पास प्रूफ़ है कि वो झगड़े का ज़िम्मेदार भी मेरे ससुराल वाले हैं। मेरे पास कॉल डिटेल है मेरी वाइफ़ की, जिसके अंदर मैं दिखा सकता हूँ कि पूरा-पूरा दिन वो मेरे ऑफ़िस जाने के बाद पूरा-पूरा दिन कभी अपनी मदर से, कभी अपने भाइयों से, फ़ादर से, सहेलियों से, किसी न किसी से बात करती रहती थी। 2-2 3-3 घंटे बात हो रही है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बहुत समझाया कि मम्मी अभी वो हमारे घर में आ गई हैं, आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए हमें, आप उसको इस घर में बसने दीजिए। अगर आप उसको छोटी-छोटी चीज़ों में वापस मायके में ही अगर फ़ोन करके बोलेंगे कि आज तेरे भाई को सुई चुभ गई, आज तेरे पापा को काँटा चुभ गया, तो उसका ध्यान वहीं रहेगा। आप थोड़ा-सा फ़ोन करना कम कीजिए, बट वो लोग नहीं माने। मार्च 2024 के अंदर वो मेरी वाइफ़ को ले गए। उसके बाद 1-2 महीना हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं भी गुस्से में था, मैंने कॉल नहीं किया, उस तरफ से भी कोई कॉल नहीं आया। बट फिर मुझे लगा कि मेरी शायद शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो मैंने दोबारा से कॉल-वॉल किए उनको और दोबारा से अपने घर पे लाने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए मैंने
प्रार्थना की अपने ससुर साहब से, मगर वो ना जाने किस मूड में थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हर बार बहाना बना देते थे। एक तो उनकी कंडीशन थी कि आप सिर्फ संडे को ही आइएगा, संडे के अलावा किसी दिन मत आइएगा। क्यों आपने पूछा नहीं संडे को? संडे को क्योंकि मेरी वाइफ के ब्रदर्स की छुट्टी रहती है तो वो घर पे रहते हैं। तो मिलना तो आपने वाइफ से है ना? मैंने वाइफ से मिलना था, अपने ससुर से मिलना था, वो रिटायर है, गवर्नमेंट जॉब से रेलवे में थे, वो रिटायर हैं, वो घर पे ही होते हैं। मेरी सास जो है मदर इन लॉ, वो घर पे होती हैं, मगर वो कह रहे कि नहीं, मीटिंग जो होगी वो मेरे बेटों के सामने होगी। मैं संडे की मीटिंग के लिए भी एग्री हो गया। मैंने उनको सैटरडे को या फ्राइडे को कॉल करता हूँ कि मुझे बताइए कि मैं कितने बजे आ सकता हूँ आपके घर पे, तो वो बहाना बना देते हैं कि इस संडे मत आइए, इस संडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करता हूँ तो नेक्स्ट वीक कुछ और बहाना बना देते हैं कि इस वीक मेरा बेटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वीक कॉल करता हूँ तो फिर कुछ बहाना बना देते हैं। तो इस तरह से बार-बार टालम-टोल जब कर रहे थे तो उससे मुझे भी थोड़ा-सा गुस्सा आया। मैंने उनसे गुस्से में बोला कि आप कैसे पिता हैं? आपकी बेटी 4 महीने से आपके घर पे बैठी है। इतना झगड़े को बढ़ा दिया है आप लोगों ने, और मैं आपसे मिलने के लिए टाइम माँग रहा हूँ और आप टाइम नहीं दे रहे। तो नहीं माने वो। मैं बिना बताए अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर उनके घर पे गया। मेरे मामा जी सीनियर सिटीज़न हैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर को पंजाब से बुलाया, जीजा जी को बुलाया, भाई गया मेरा। तो उन लोगों ने हमें धक्के देके घर से निकाल दिया कि हमने आपको बुलाया नहीं घर पे, आप क्यों कैसे आ गए हमारे घर पे? रात को 11-11 बजे तक मैंने उनके घर पे बैठ के वेट करा कि उनका बेटा घर पे नहीं है, जब वो ऑफ़िस से आएगा तो मीटिंग स्टार्ट होगी। मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा कि सर जब हमने रिश्ता जोड़ा था तो मैंने आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ा था, ठीक है 2 परिवार भी जुड़ते हैं, आप अपने घर के बड़े बनिए ना। आप मेरे को जब कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर नहीं है, मैं तुम्हारे घर का बड़ा बनूँगा, आप अपने घर के बड़े नहीं हैं, आप अपने बेटे का वेट कर रहे हैं कि वो 11 बजे आएगा ऑफ़िस से तो मीटिंग स्टार्ट होगी। बहुत बार गया मैं उनके घर पे, हर बार यही होता था, या तो हमें मना कर दिया जाता था कि घर पे कोई है नहीं, मीटिंग नहीं हो पाएगी, वापस चले जाइए, या घर पे अगर हमें कोई मिल गया तो वो हमारी बेइज़्ज़ती करके घर से निकाल देता था। ससुर ने और मेरे बड़े साले ने बाइक पे पीछे आके मेरे ऊपर बेसबॉल के डंडों से हमला किया। भगवान की दुआ से मैं बच गया, मुझे चोट नहीं आई, बट जिस व्हीकल से मैं ट्रैवल कर रहा था, उस व्हीकल के ऊपर चोट आई, उसका साइड मिरर टूट गया। पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मैंने बहुत दिन से पुलिस के स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, बट कोई भी मेरी कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि ये आपका हस्बैंड वाइफ का केस है, आपको आपका केस हम पिंक पुलिस स्टेशन है यूपी के अंदर, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैंने कहा सर ये हस्बैंड वाइफ का केस नहीं है, मेरे ऊपर हमला किया गया है और वो मेल्स द्वारा किया गया है, पुरुषों द्वारा किया गया है, जो कि मेरे साले और ससुर हैं। मगर वो कहते हैं कि नहीं आपका केस आपके वाइफ का है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पिंक पुलिस स्टेशन तक इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। ना मेरी कोई कंप्लेंट ली गई, ना मेरे लिए कुछ किया गया। महिला सेल में भी मैंने सारी डेट्स पे मैं टाइमली गया और मैंने वहाँ पर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। पेपर पे लिखा-पढ़ी के बाद मैं 25 अगस्त 2024 को अपनी वाइफ को अपने घर ले आया। मगर प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपने घर में कैमराज़ लगवा दिए, क्योंकि मुझे डाउट था कि इन्होंने पहले भी मेरे ऊपर झूठे केस किया है, मेरी मदर का नाम भी लिखवाया उसके अंदर, तो इन फ्यूचर ये इस तरह की कोई हरकत ना करें, तो मैंने अपने घर में कैमराज़ लगवा दिए। मेरी वाइफ के आने से 2 दिन पहले ही कैमराज़ लगे थे। घर आते ही मेरी वाइफ ने इस चीज़ को लेके झगड़ा शुरू कर दिया कि आपने कैमरे क्यों लगवा दिए? मेरा बड़ा साला मुझे धमकी वाली लैंग्वेज में फ़ोन करके मुझे बोलता है कि अगर तू मुझे पहले बता देता कि घर में कैमरे लगे हैं तो मैं अपनी बहन को नहीं भेजता। मैंने कहा भाई कैमरे मैंने सेफ्टी के लिए लगवाया है, इसमें तुम्हारी सिस्टर की भी सेफ्टी है, मेरी मदर की भी सेफ्टी है, ये दोनों लेडीज़ घर में अकेली रहती हैं, हम काम पे चले जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अगर या तो तुम्हें कैमरे हटवाने पड़ेंगे, नहीं तो हम देख लेंगे तुम्हें। मैंने अपनी वाइफ के फ़ोन में वो नीचे सोसाइटी के अंदर नीचे वॉक कर रही थी, अचानक से मुझे मिली, मैं भी सोसाइटी में उसी वक़्त एंटर हुआ था। मैंने उनसे कहा चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। गाड़ी में बैठी तो कुछ व्हाट्सएप के चैट्स को डिलीट कर रही थी। मेरी हल्की सी नज़र पड़ी, उसके अंदर उसके भाई का मैसेज आया हुआ था कि अपने कपड़ों में आग लगा लियो, अपनी चुन्नी में आग लगा लियो और 112 नंबर पे कॉल करियो, 100 नंबर पे मत करियो, क्योंकि यूपी के अंदर 112 नंबर चलता है। मुझे इस चीज़ को लेके बहुत हर्ट हुआ कि हम वापस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनकी सारी शर्तें मान के महिला सेल में अपनी वाइफ को वापस ले आया हूँ। मैं आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाह रहा हूँ और ये इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरीके से बंद करवाया जाए। उसके भाई मैंने अपनी वाइफ के हाथ से फ़ोन छीना, जो कि उसने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि स्नैचिंग किया। स्नैच नहीं किया, मगर इस तरह का मैसेज पढ़ के मुझे गुस्सा आया, मैंने फ़ोन छीना। आगे की लाइन्स के अंदर ये लिखा हुआ था, जिसका रिप्लाई मेरी वाइफ ने किया हुआ था कि घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, मैं कैसे करूँ ये सब काम, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तो उसका भाई का रिप्लाई आया कि अगर नहीं कर सकती हो तो कुछ भी बहाना बना के, कुछ भी झगड़ा करके घर पे वापस आ जाओ। मेरे को लगा कि मुझे इस बारे में अपने साले से बात करनी चाहिए। मैंने उनको कॉल किया, तो मेरी उनसे बात चल ही रही थी, अभी 10 मिनट बहसबाजी ही हो रही थी हमारे दोनों के बीच में। मेरी वाइफ गाड़ी से उतरती हैं और मुझे नहीं पता लगा वो कहाँ पे गई, कैसे गई, क्या हुआ।
मुझे नहीं पता वो कैब करके गई, वो ऑटो करके गई, वो मेट्रो से गई, या उनको कोई लेने के लिए पहले से ही प्री प्लान कोई नीचे आया हुआ था। मैंने रात को 12 बजे तक आस-पास की सोसाइटीज़ में, मॉल्स में, सड़क पे, मेट्रो स्टेशन, ऑटो, रोड पे, सब जगह मैंने ढूँढा, मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर हार के मैंने पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस ने भी मेरी कंप्लेन नहीं ली। उन्होंने कहा कि हम मिसिंग की कंप्लेंट 24 घंटे के बाद लिखवाते हैं। मैंने उनको बताया कि सर इस तरीके से मेरा महिला सेल में केस चल रहा है, वहाँ से मैं 4 दिन पहले ही अपनी वाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके वापस लाया हूँ। अगर कुछ ऊँच-नीच हो गई तो मैं फँस जाऊँगा, आप प्लीज़ मेरी कंप्लेंट ले लीजिए। उन्होंने पेपर ले लिया बट मुझे कोई रिसीविंग नहीं मिली। अगले दिन मेरे पास कॉल आता है महिला सेल से कि आपकी वाइफ़ अपने पेरेंट्स के घर पे है और आप महिला सेल आ जाइए। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मुझे बोला, कुछ नहीं मेरे से बात की जाती, मुझे सीधा यही बोला जाता है कि आपने अपनी वाइफ़ को मारा, आपने उसके ऊपर अत्याचार किया, उससे दहेज माँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? इवन मैं आज इस मीडिया के सामने मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि मैंने शायद अपनी सुसाइड की डेट भी डिसाइड कर ली थी कि मैं 1 सितंबर 2024 को मेरी वाइफ़ का बर्थडे होता है, मैं उस दिन सुसाइड कर लूँगा। फिर कहीं से मुझे सहोदर का कॉन्टैक्ट मिला। मेरे मन में चल रहा था कि मैं बहुत परेशान था। मैंने सोच रखा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं यही बात लेके फिर भी एक बार सहोदर मीटिंग में गया। वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मेरी ही तरह झूठे केसों से लड़ रहे थे। मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज इस चीज़ से परेशान हैं। वहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जो सहोदर की हेल्प से केस जीते थे। झूठे केसों के ऊपर उन्होंने जीत पाई थी। मुझे बहुत हिम्मत मिली सहोदर में। मैंने सोच लिया कि अगर मैंने सुसाइड किया तो मैं तो मर जाऊँगा, केस खत्म हो जाएगा। मगर उसके बाद मेरे घरवालों का क्या होगा? और मेरे लिए मैं अकेला नहीं लड़ रहा, पूरी टीम है सहोदर की जो फाइट कर रही है। मैंने सहोदर के साथ जुड़ के बहुत, मेरे को सपोर्ट मिला, बहुत हेल्प मिली, और मैंने अपना सुसाइड करने का जो डिसीज़न था उसको ख़त्म कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मरूँगा, मैं लड़ूँगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं आपके साथ यशिका, सहयोगी प्रथा। झलको